डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीतीश कुमार चले दिल्ली। नीतीश ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। अमित शाह रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। तेजस्वी यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। नीतीश का राज्यसभा जाने पर जेडीयू में सियासी भूचाल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश के फैसले का किया विरोध। भड़के जेडीयू समर्थकों ने पटना के जेडीयू दफ्तर में जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर महेंद्र सिंह धोनी को पड़ा महंगा। कटा 1000 रुपए का ई चालान। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने उनकी गाड़ी को तय सीमा से अधिक गति में रिकॉर्ड किया। ईरान इजरायल युद्ध का बड़ा दायरा। ईरान ने अजरबैजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया हमला। वहीं ईरान की इजरायल को चेतावनी, कहा परमाणु फैक्ट्री उड़ा देंगे। ट्रंप को मिला सीनेट का साथ। ईरान युद्ध रोकने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में नामंजूर। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून शुक्ला। बात आज बिहार के नीतीश कुमार के बाद बनने वाले नए सीएम की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्यसभा में जाने का ऐलान किया और आज राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, वहीं उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री अब तय हो गई है। लेकिन असली सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन और उसकी क्या सीमाएं होंगी। आपको बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89, जेडीयू के 85, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के 19, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 5, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 एमएलए हैं। बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल होने के कारण बीजेपी से ही सीएम फेस आने की प्रबल संभावना है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी जीत यह हुई कि वह सबसे बड़ी पार्टी बनी और नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद अभी यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। संभावित सीएम पद के चेहरे में सम्राट चौधरी, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के कदावर नेता हैं, सीएम पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज यानी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार के बड़े यादव चेहरा हैं। अमित शाह के करीबी माने जाने के कारण वे दिल्ली की पसंद हो सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनके पास लंबा विधायी अनुभव है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नामों की भी चर्चा समय समय पर होती रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार सम्राट चौधरी ही सबसे मजबूत दावेदार दिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार में नीतीश कुमार की विरासत को लेकर जेडीयू में कौन सामने आएगा। जेडीयू में भी 2 संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके भविष्य को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है। अब निशांत कुमार जेडीयू की सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्हें भविष्य में उप मुख्यमंत्री या गठबंधन में किसी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है। निशांत कुमार के बारे में सियासी गलियारे में यह भी चर्चा तेज है कि जेडीयू की कमान अब उन्हीं के हाथों में होगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के अत्यंत विश्वस्त संजय झा पर भी कई लोग दांव लगा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण राजनीतिक पंडितों को उनकी दावेदारी कमजोर दिखती है। संजय झा पार्टी और बीजेपी के बीच एक सेतु का काम करते रहे हैं। गठबंधन फार्मूला की बात करें तो बीजेपी का सीएम होगा और जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री पद मिल सकते हैं, जिसमें से एक नाम निशांत कुमार का हो सकता है। बिहार में बीजेपी अपनी भूमिका तय करने के लिए
बिहार में बीजेपी को अपनी भूमिका तय करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा सीटें होने के कारण इस बार बिहार में बीजेपी पर अपना सीएम बनाने का भी दबाव साफ दिख रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन, संजय राणा जी और अरविंद जयतिलक जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अमीन साहब, यह सियासी गणित क्या कहला रहा है? नीतीश कुमार को हटा दिया गया है, नीतीश कुमार को रखा जा रहा है, या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का चुनाव करके अब उनको सम्मानपूर्वक विदाई दी जा रही है? किस तरीके से आप इस परिवर्तन को देख रहे हैं? देखिए कि जैसे पहले भी चर्चा इलेक्शन से पहले भी आपने देखी कि नीतीश कुमार जी कुछ उल्टे सीधे बयान दे देते थे और उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, ऐसा कहा गया, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं थे और कमजोर लग रहे थे, तो इसी लेकिन इलेक्शन के बाद इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पर जो इनकी होम मिनिस्ट्री थी वो इनको नहीं दी गई। बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी जिससे पूरा स्टेट गवर्न होता है। खास तौर से बिहार में तो बहुत ज्यादा ही पुलिस का कमांड होना चाहिए उस स्टेट में, जिस तरह से नोटोरियस स्टेट कहलाती थी शुरू से। तो उसमें उन्होंने होम मिनिस्ट्री जो है मिस्टर सम्राट चौधरी को दे दी, और सम्राट चौधरी वही है जिन्होंने कहा था हम पगड़ी नहीं खोल देंगे और उतार देंगे, जो भी है इस तरह के बयान दिए थे उससे पहले जब इनके साथ नीतीश नहीं थे। अब आप देखिए कि जो आपका स्पेकुलेशन है उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि ये आपको मैं पक्का तौर से कह सकता हूँ, जो मेरा अपना सोचना है और अपनी सोच है और जिस तरह से मैंने देखा समीकरण, उसमें ये जो चौधरी साहब हैं, ये जो डिप्टी सीएम है वहां पर, वो चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब तो नहीं बन रहे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख लीजिए अपने उस पे। बन कौन रहा है? अगर बनेंगे तो नित्यानंद राय केंद्र से जाएंगे, जो कि सुलझे हुए हैं और उनका अनुभव केंद्रीय मंत्रालय के साथ है और सीधे शाह साहब से जुड़े हुए हैं। अगर उनको किसी और को बनाना है लेडीज में, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इनके पास जो दूसरे कैंडिडेट हैं लेडीज मिनिस्टरों में, उसमें आपकी रेणु देवी हैं, रेणु देवी, गायत्री देवी, इनमें से किसी को वहां पर बनाया जा सकता है अगर महिला बनाया गया, और केंद्र से ही जाने वाला होगा मंत्री, क्योंकि केंद्र में भी सुगबुगाहट है कि केंद्र में कैबिनेट का चेंजेस होना है, क्योंकि संगठन पे भी चेंज होना है, और अपने बीजेपी ने अपना जो संगठन का अध्यक्ष इसको चुन लिया, उसको राज्यसभा भेज दिया, और उसके साथ बेहद अहम बात बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। और अगर सियासी आंकड़ों को देखा जाए तो आपकी बात में 100% भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है संजय राणा जी कि क्या यह 2025 के जनादेश का उल्लंघन नहीं है? उम्मीदों के अनुरूप यह फैसला लिया जा रहा है, जनता की उम्मीदों के अनुरूप, जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया। संजय राणा जी। प्रसून जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि हमें नहीं लगता है कि जनता की उम्मीदों पे कोई पानी फेर रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, जनता ने वोट दिया गठबंधन को, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बन रही है। जहां तक आ रही थी बात हो रही थी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे या सेंटर में कुछ बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, बहुत सारे कयास है। अभी तो खैर राज्यसभा के पर्चा है, उसको बनेंगे, उसका क्या बनते बात की बात है। लेकिन जेडीयू में भी देखिए, कहीं ना कहीं आने वाला जो भविष्य है वो जेडीयू में किसी को तलाशना पड़ेगा। ये आज से नहीं चल रही, 2 साल से चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं। संजय राणा जी, नाम कौन हो सकते हैं? अब तो महज कुछ 24 घंटे 48 घंटे के अंदर फाइनल हो जाएगा। निशांत कुमार की भूमिका क्या रहेगी? जी देखिए, अगर जेडीयू की बात करें तो अगर किसी का भी नाम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सिर पटव्वल हो जाएगी, पार्टी में विघटन हो जाएगा। तो हो सकता है अपने पुत्र को आगे करे, क्योंकि पुत्र को आगे करने के बाद कहीं ना कहीं चीजें संभल सकती हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, जितने भी नाम अभी हम सब ने डिस्कस किए, किसी पे भी मोहर लगने वाली नहीं है। मोहर उसी पे लगेगी जिसपे नीतीश कुमार बोलेंगे और जो सेंटर बोल रहा होगा, यानी सेंटर की कहीं ना कहीं हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, वही बनेगा, और नीतीश जी उसको चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लव कुश वाला वोट बैंक है उसको नाराज नहीं कर सकते। देखिए, विपक्ष बहुत लामबंद है। विपक्ष जो चुनाव के समय से बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वोट ये जो लवकुश वाला वोट बैंक है, कहीं खसकाने के चक्कर में और अपने तरफ पाले में बदलने के चक्कर में। आप देखिए, कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं रोष है, तो रोष को कैसे शांत किया जाएगा? शांत करने का एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार जी खुद आएंगे, और नीतीश कुमार जी अगर खुद सेंटर में जा रहे हैं तो अपने पुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। आप बेहद अहम बात बता रहे हैं संजय राणा जी। अरविंद जयतिलक जी हैं। संजय राणा जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री केवल इसलिए दिया जा रहा है
चूंकि जेडीयू के भीतर उत्तराधिकार की जो लड़ाई है वह खत्म की जा सके। जी प्रसून जी, देखिए बिहार जातियों का खौलता हुआ कुंड है। वो कम्युनिटी का सवाल वहाँ पे सिर चढ़ करके बोलता है। आप चाहे विधानसभा का चुनाव देखे हो, चाहे उसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव देखे हो, और वहाँ पे जिस तरह से ईबीसी को साधने में नीतीश कुमार कामयाब रहे और 2.5% लगभग जो है 3% की अपनी आबादी के बूते पर वह जो है मुख्यमंत्री 2 दशक तक बने रहे, साफ जाहिर करता है कि जब तक आप सभी लोगों का भरोसा जीतेंगे नहीं, साथ लेकर के चलेंगे नहीं, विशेष रूप से महिलाओं का जो समर्थन मिला, उसे साफ जाहिर है कि नीतीश जी बिहार में जिसके ऊपर जिसके पीठ पर हाथ रखेंगे, भले ही वह भाजपा का ही क्यों न हो, वही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। पहली चीज देखिए, अपने बेटे को उनको सामने लाना इसलिए आवश्यक होगा कि जेडीयू में किसी तरह का विखंडन न हो, सुप्रीमेसी बनी रहे और वह जो है किसी तरह से कोई बगावत न हो, और नीतीश जी दिल्ली में रहते हुए जो है बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से विशेष रूप से अपनी पार्टी को चला सके, इससे भी इनकार नहीं किया जा सका। अब ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो मान के आप चलिए कि हार्डकोर का ही व्यक्ति बनेगा, क्योंकि वो दौर भाजपा का खत्म हुआ। अब सेकेंड लाइन को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही है, उससे मान करके चलिए कि कोई ऐसा जो है व्यक्ति नहीं बनेगा जो लुंज पुंज हो और तेजस्वी से मुकाबला करने में नाकाम हो। 27 में यूपी का चुनाव होना है। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार में जो नेतृत्व बिहार के लेवल पे चुना जाएगा वह सशक्त नेता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो सशक्त नेता कौन हो सकता है? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या कोई और? आपका आकलन क्या कहता है? अपर कास्ट का तो कोई होगा ही नहीं। ये मान के चलिए, वो भाजपा का देखिए जो दाहिना हाथ काम करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। लेकिन ये सच मानिए कि जो भी होगा मजबूत होगा, महत्वपूर्ण होगा और ओबीसी समाज का ही होगा। इसलिए कि सभी को मालूम है कि जब तक ओबीसी समाज को फ्रंट पर भाजपा लाएगी नहीं, वहाँ पे तेजस्वी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। जो नैरेटिव तेजस्वी फैलाने में जिस तरह से माहिर है, भाजपा उस चीज को समझ चुकी है। तो मेरा मानना है अरविंद जी, एक चीज और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जैसे ही यह खबर फैली कि नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा में जाएंगे, तो उनके मुख्यमंत्री निवास में मिलने भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें बीजेपी कोटे के मंत्री सुरेंद्र मेहता, जेडीयू एमएलसी संजय गांधी और जेडीयू विधायक प्रेम मुखिया थे, जिनको मुख्यमंत्री ने मिलने का समय भी नहीं दिया। कहा आप जाइए। जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं को भी बता दिया गया है फैसला पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का है। उसके बावजूद भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लल्लन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए, विजय चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए, संजय झा मुर्दाबाद के नारे लगाए। यानी दूसरे लाइन के लीडरों को नकार दिया है जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने। संजय राणा या पार्टी के तौर पे जेडीयू के लिए कितना बड़ा आघात है? देखिए प्रसून जी, मैं जिसे बता रहा था और हमारे भी पूर्व वक्ता अरविंद जी भी बता रहे थे कि जातिकरण समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आपने नाम बताए हैं, ये सब नेता नहीं है। ये नेता सिर्फ बने हैं किसी कारणवश। इनके पास जनमानस नहीं है, जन समर्थन नहीं है। और जहां तक अरविंद जी ने बताया, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवर्ण को नहीं बना सकती है, ओबीसी या दलित ही होगा, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी वाला खाना भी खत्म हो गया। जहां तक आ रही जेडीयू की, देखिए जेडीयू में कहीं ना कहीं जो अपने बेटे हैं नीतीश कुमार जी को, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तभी विघटन रुक सकता है पार्टी में। जो सिर पटौवल या जो निशांत कुमार की बात करें तो क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जेडीयू का? देखिए, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया सकता है और नीतीश कुमार जी भी कहीं जा नहीं रहे। राज्यसभा बनना ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री बन गया दूसरा पद नहीं ले सकते हैं। तो जब तक उनको पद नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रह सकते हैं या संयोजक भी बन सकते हैं। और अपने बात निशांत कुमार की हो रही है, क्या पार्टी में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, किस तरीके से समायोजन हो सकता है? चूंकि उनका अनुभव शून्य है अभी तक। जी देखिए अनुभव दो तरीके से होता है। एक होता है कि अनुभव आपने पॉलिटिक्स में आके लिया। देखिए, जितने भी बिहार के नेता तेजस्वी जी हों चाहे दूसरे नेता हों, सबने अनुभव लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि अनुभव के बगैर वो काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई मुख्यमंत्री पद का अनुभव था क्या? मंत्रिमंडल पद का अनुभव था क्या? कुछ भाई संगठन में कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ भी हैं, देख रहे हैं, बचपन से बड़े हो रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, राजनीति गणित को अपने परिवार में देख रहे हैं। तो ये अनुभव से बड़ा कौन सा अनुभव हो सकता है? चलिए ठीक है। बड़ी बात, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता किसी चीज को चलाने के लिए। और जिसका पिता ही नीतीश कुमार हो तो समझ लीजिए
चीज है, वो तो बॉर्न एक तरह से उसके अंदर राजनीति होगी। चलिए और ठीक है राजनीति संजय राणा जी, अब आगे की बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से। क्या यह परिवार की राजनीति नहीं है, परिवारवाद नहीं है? नहीं प्रसन्न जी, परिवारवाद तो क्या सवाल, देखिए ना कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके तो बच्चे तो ब्यूरोक्रेट ही बनते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन बनते हैं। तो अब ये जो पॉलिटिशियन के बच्चे ही कहाँ जाएंगे? ये देखिए, इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एक हेरिडिटी है, आपको आज से नहीं जमाने से चला रहा है, हर परिवार में चला है। ठीक है, मोदी जी के साथ नहीं है हेरिडिटी वाला चक्कर, और ना ही वो आगे देना चाहते हैं किसी को, या योगी जी के साथ में। लेकिन अब हर आदमी तो नहीं है इस तरीके से। जेडीयू का जहाँ तक सवाल है, तो जेडीयू में इनको बहुत आवश्यकता है इस वक्त। अगर ये सेंटर में जाते हैं, नीतीश कुमार जी जैसे जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर गैप हो जाएगा। तो उनको वहाँ पे जिस तरह से अभी बात चल रही थी कि वहाँ पे अब पार्टी के अंदर फूट हो जाएगी, उस फूट को रोकने के लिए उनका बेटा ही है जिसको वो आगे करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कार्यकारी अध्यक्ष उसको बनाएंगे, और अध्यक्ष अभी वो बने रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति की सीट उनको मिल नहीं जाती। चलिए, बेहद अहम बात बता रहे हैं आप, लेकिन राष्ट्रपति की पद राय का काम पक्का है यहाँ पर आने का, क्योंकि उन पर वृद्ध आस्था शाह जी का है, अमित शाह जी का है, और उनको प्राइम मिनिस्टर देखते आए हैं। इलेक्शन में काफी उन्होंने काम किया है, उनसे अच्छा लीडर वहां पर कोई नहीं मिलेगा। और स्टेट की जो कंट्रोवर्सी है, बहुत से मंत्री हैं उनके आगे, और जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, चौधरी के पास है सम्राट के, तो ये बड़े गृह मंत्री राज्य मंत्री जाएंगे भारत सरकार से, तो वहां पर समायोजन अच्छा होगा। जो गाजियाबाद में है, आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ समन्वय बैठक कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ समन्वय बैठक कर रहे हैं। ये समन्वय बैठक लोकसभा के लिए ज़्यादा अहम है, और खुद योगी के लिए, क्योंकि जिस तरीके की भारतीय राजनीति में बदलाव दिख रहे हैं, नए नेतृत्व के हिसाब से सब कुछ तय किया जा रहा है, हर पार्टी में नए नेतृत्व को तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस नए नेतृत्व के साथ आरजेडी का नेतृत्व कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास यह नेतृत्व है, खुद युवा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा पे अरविंद जय तिलक जी मौजूद है हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। अरविंद जी, आपको लगता है कि जेडीयू क्या अब आरजेडी का मुकाबला कर पाएगी माइनस नीतीश कुमार? आप देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह से नेपथ्य में नहीं गए, राज्यसभा में गए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी है और उनकी पार्टी भी अभी है और सत्ता में उनकी पार्टी रहेगी। अगर उनके बेटे जो है अगर उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, तो मान करके चलिए कि जो एक लेगेसी का भारत में एक जो परंपरा रही है, उसको लेकर के जो जातियों का समीकरण है, मुझे लगता है कि उसकी गोलबंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल आपने किया कि नित्यानंद राय साहब को, तो देखिए मध्य प्रदेश में एक यादव मुख्यमंत्री ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार जो है एक और उसी जाति के लोगों को बिहार में जो है यादव जाति को मुख्यमंत्री बनाएगी, इसलिए कि आरजेडी वहां पे यादव जो 14% है उसका वोट लेने में समर्थ है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह भाजपा को यहाँ पे पानी पिलाते मिले, जबकि मोहन यादव आकर के यहाँ खूब प्रचार किए। अब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ पे दावेदार थे नहीं बन पाए, तो मुझे लगता है कि उसकी भरपाई बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के माध्यम से कर सकती है, और एक जो लौकुश की जो एक अपनी वहाँ पे सजाती गोलबंदी है, उसको भी थोड़ा मुझे लगता है कि शांत किया जा सकता है। चलिए, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जी मुझे लगता है। जी संजय राणा जी, जेडीयू का भविष्य क्या है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा लाया जाएगा? क्योंकि अभी कदावर नेताओं की बात की जाए तो अभी संजय झा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि इन्होंने पार्टी ही बेच दी बीजेपी को। तो अब क्या भविष्य है जेडीयू का, संजय राणा जी? देखिए प्रसून भाई, अगर भविष्य की बात करें तो जेडीयू का भविष्य बहुत लंबा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जब तक है, जब तक उनकी क्षमता है तब तक है। अगर वो अपने पुत्र को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, या कार्यकारिणी अध्यक्ष बना देते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, या कुछ भी पद देते हैं, और पुत्र में वो क्षमता नहीं है जैसे तेजस्वी जी में नहीं है, तो पुत्र कहीं ना कहीं डुबो देगा। तो ज्यादा भविष्य मैंने देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा 1.5 साल 2 साल, उसके बाद इस पार्टी में सिर्फ उटव्वल तो चालू आज से भी हो गई है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग आरजेडी, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वह आ सकते हैं? नहीं, देखिए उनको नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो कतई नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कुशवाहा जी को बनाते ही जो उनके विपक्ष में बहुत सारे 8-10 लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। तो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व तो हो सकता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने पास ही रखेंगे, जो मुख्य एक तरह से
कंट्रोल होता है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा और कहीं ना कहीं वो बागडोर अपने पुत्र को आगे बढ़ाएंगे। बट ये डिपेंड करता है उनके पुत्र के अंदर वो क्षमता है कि नहीं है कि चीजों को आगे ले जा सके, क्योंकि क्या अभी तक वंशावली में जो देखा गया है, चाहे किसी की वंशावली उठा के देख लीजिए, वो क्षमताएं मुझे दिखी नहीं है डॉक्टर मोहम्मद अमीन। चिराग पासवान में वो क्षमता आप देख रहे हैं जिसके बारे में संजय राणा जी कह रहे हैं, क्या वो किंग मेकर बन सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। चिराग पासवान के अंदर टैलेंट है और वो स्मार्ट है और वो करेंगे इस बात को, उनका काफी योगदान रहेगा। लेकिन जहां तक आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा को याद करिए कि इनकी जब जेडीयू बनी थी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बाद में इनको छोड़ के चले गए थे और राज्यसभा के एमपी बने और लोकसभा के एमपी बने और जाके उन्होंने पार्टी के साथ में जाके ज्वाइन किया बीजेपी को और बीजेपी में राज्य मंत्री रह के मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे। उसके बाद फिर छोड़ दिया उन्होंने, फिर बीजेपी को छोड़ा। तो बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि ये आने और जाने वाले लोगों में से उपेंद्र कुशवाहा है, इसीलिए उनको कुछ मिलना भी नहीं है और उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। नई सरकार के निर्माण में चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी मोहम्मद अमीन साहब? हाँ, इसमें तो बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका होगी उनकी और मैं समझता हूँ कि भविष्य के वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं अगर उनकी अच्छी अभी भूमिका रही और लॉयल्टी के साथ उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो। अरविंद जय तिलक जी, आखिरी में सवाल आपसे, क्या चिराग पासवान पे कोई रिस्क लेने की स्थिति में है बीजेपी? उनको मुख्यमंत्री बना सकती है? बिल्कुल नहीं लेगी, एकदम 100% नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपना जो है मुख्यमंत्री लाएगी, अपना विस्तार करेगी और उसकी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह एक पार्टी के तहत अकेले वह जो है चुनाव जीते, सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों को उतना ही महत्व देगी, उतना स्पेस देगी जिनका उनका अपना हिस्सेदारी है। तो मुझे लगता है चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी एक सीमा तक दे चुकी है, उससे अधिक मुझे नहीं लगती है कि उनके लिए जो है अपने खूंटे को उखाड़ करके कहीं और खूंटा गाड़ेगी। एक जल्दी से सवाल, केवल एक दो शब्दों में, अगला सीएम कौन होगा आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सम्राट चौधरी पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी जता सकती है। मोहम्मद अमीन साहब, अगला सीएम कौन? आपको मैं बता दूं, आप बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको पता लग जाएगा। नित्यानंद राय विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। संजय राणा जी, जो अमित शाह का खास होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अमित शाह के तो सभी खास हैं, अमित शाह के तो सभी खास हैं। ना सिर्फ दो ही खास हैं, चौधरी और नित्यानंद राय, और कोई नहीं खास है। इन दोनों में अगर जिसकी चल गई तो चल गया, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को नहीं बना रही है, लेकिन अमित शाह जी जरूर बना सकते हैं। लेकिन अभी तक जो इतिहास रहा है, गुमनाम चेहरे आते हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं और कहा जाता है कि कमान असल में अमित शाह जी के ही हाथ में होती है। आप लोग चर्चा में बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।